आजा मुन्ने, किधर है? जल्दी जल्दी आजा। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है। जल्दी से आ जाओ, शुरू करेंगे आज के अच्छे अच्छे प्रश्न। और अब तो आ रहे हैं एनटीपीसी के शानदार शानदार प्रश्न मेरे दोस्त। एकदम सॉलिड सॉलिड प्रश्न आ रहे हैं एनटीपीसी के। एकदम तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न हम तुमको करवाने जा रहे हैं। एनटीपीसी जो भी सेट हम करवा रहे हैं मेरे दोस्त, सारे के सारे एनटीपीसी के लगभग 80% क्वेश्चन होते हैं आपके 20 क्वेश्चन में। तो जल्दी जल्दी जुड़िए और शुरू करते हैं हम लोग आज की बेला। आजा 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 मेरे राजा, जल्दी से जुड़ जा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। अगर आप हैं पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, एक टाइप कर दो ताकि हमारे कमेंट सेक्शन में लगेगी आग और हम जलाएंगे उसमें, हम डालेंगे उसमें पेट्रोल। प्यारे बच्चों, एकदम कार्बनिक कंपाउंड डाल देंगे। जल्दी से तुम जल्दी से एक टाइप कर दो ताकि कमेंट बॉक्स एकदम एक से गर्मा जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और फिर हम लोग शुरू करेंगे। सबको नमस्कार है, एकदम नमस्कार। कितना अच्छा अच्छा नमस्कार भेजता है, कितना अच्छा अच्छा हार्ट। पप्पी, रोता हुआ चेहरा मत भेज क्योंकि शेर है तू। आजा मेरे दोस्त, शेर कभी रोया नहीं करते, शेर तो सामना करते हैं। रक्त, सब ओरिजिनल क्वेश्चन है एनटीपीसी। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? की मारेगा, जल्दी बता। रक्त का एक घटक है आरबीसी जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त का एक घटक कौन है? आरबीसी जो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? द राइट आंसर इज आरबीसी। सर प्लेटलेट्स नहीं होगा, प्लाज्मा भी नहीं होगा। प्लाज्मा 55% होता है सर ब्लड में, 55% होता रक्त में, होता रक्त में। और सर डेंगू में क्या इफेक्टेड होता है मेरे दोस्त? डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू में इफेक्टेड होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट करने का था, प्लेटलेट कम हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू में प्लेटलेट, और ये तो सबको पता है मेरे दोस्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, डब्ल्यूबीसी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आंसर। अगला, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु? देखो ये क्वेश्चन पूछा है, चला ये क्वेश्चन इजी है, ये हम मानते हैं C6H12, लेकिन ओरिजिनल है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होंगे? तो 6। आंसर मार दो, एक कुछ नहीं सोचना है। लेकिन कार्बन के बारे में जब बात करें ना, कार्बन के बारे में अगर बात करें मेरे दोस्त, कार्बन चतुसंयोजकता दर्शाता है। चतुसंयोजकता, कार्बन जो है मेरे दोस्त, ये चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता दर्शाता है। कार्बन जो है मेरे दोस्त टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा कार्बन जो है मेरे दोस्त, ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है मेरे दोस्त? टेट्रावैलेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे लंबी श्रृंखला इसी की बनती है। सबसे लंबी श्रृंखला इसी की बनती है। सबसे लंबी श्रृंखला बनती है। सबसे लंबी श्रृंखला बनती है किसकी? कार्बन की। और ये स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं, स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं, स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं। आंसर, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 6। चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंट, सबसे लंबी श्रृंखला, स्वसंयोजक बंधन। अगला, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? जल्दी बता की होगा। जब ये श्लेष्मा झिल्ली की सूजन किसको कहा जाता है? आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? सर हेपेटाइटिस तो नहीं होगा। हेपेटाइटिस सर लीवर से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित रोग है। आइराइटिस आंख का एक भाग है। आइरिस अगर की हम बात करें मेरे दोस्त, आंख का एक भाग है। आइरिस जो है वो आंख का, अगर ये आंख है मेरे दोस्त, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा आइरिस है। और ये जो बूंदा तुम काला वाला देखते हो, ये पुतली है, ये पुतली है। और गैस्ट्राइटिस ये भी सर लीवर से संबंधित है। तो एक को बच गया, ब्रोंकाइटिस आंसर हो जाएगा।
ब्रोंकाइटिस आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए फॉर एप्पल। जल्दी जल्दी बता दो सर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड। अगला मानव तंत्र। मानव तंत्र मेरे दोस्त, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? बता की होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? व्हाट इज द आंसर? पाचन एंजाइम नहीं है। क्या होगा आंसर बताओ। आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। की मार रहा है तनी हमू देखें। कोई मार रहा है बी, कोई मार रहा है सी, कोई मार रहा है डी। वाह रे वाह, वाह रे वाह। पेप्सिन मार दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मारते जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी देखें के की मार रहा है। कोई मार रहा है पेप्सिन, कोई मार रहा है ट्रिप्सिन, कोई मार रहा है गैस्ट्रिन, कोई मार रहा है टाइलिन। मार अपन अपन हिसाब से। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गैस्ट्रीन। ट्रिप्सिन बताओ किस चीज का पाचन करता है? ये सर छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता और पाचन में मदद करता। छोटी आंत में होता और पाचन में मदद करता। पाचन में मदद करता। अब बचेगा टाइलिन। टाइलिन बताओ क्या हो जाएगा? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। टाइलिन मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। और बच गया पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता। प्रोटीन का पाचन करता। कैसे मार रहा था रे दुष्ट? बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। की मार रहा है? अब यो मार रहा है बी सी डी। मार पकड़ के सरिया। आंसर बता की होगा जल्दी से, बिफोर बॉल। ये छोटी आंत में होता, पाचन में सहायक करता। कार्बोहाइड्रेट हो गया का पाचन करता टाइलिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता। अगला द्रव तापमापी। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। देखो ये प्रीवियस ईयर में भी था और पूछ भी दिया। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? जल्दी बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 5? पता चला प्रसार किसका ज्यादा होता है? कह रहा है संवेदनशीलता जो होता है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए क्योंकि गैस फैलता तेजी से है। क्योंकि गैस फैलता तेजी से है मेरे दोस्त। अगर सर अपेक्षा तापमापी अधिक संवेदी होता है, संवेदना की अगर बात करोगे मतलब सेंसिटिविटी को, मतलब कौन जल्दी चढ़ता है, कौन जल्दी फैल के चढ़ता है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मेरे दोस्त गैस की ज्यादा होती है क्योंकि ये तेजी से फैलकर चढ़ता है। सर जैसे तापमापी है तो तापमापी में पारा है, नहीं कहते पारा चढ़ रहा है, तो पारा चढ़ रहा है तो अगर गैस दे देंगे तो और ना जल्दी चढ़ेगा, तो ज्यादा सेंसिटिव हुआ, तनियो टेम्परेचर मिलेगा फट से चढ़ जाएगा। तो अब मेरे दोस्त गैस तापमापी का क्यों? क्योंकि प्रसार जो होता है वो ज्यादा गैस का होता है, गैस का होता है और कम होता है मेरे दोस्त द्रव का। एक बात बता, ये हमारा मान लो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है और ये पारा चढ़ रहा है। तो पारा चढ़ रहा है ऊपर और गैस चढ़ेगा ऊपर, दोनों में फर्क नहीं है। गैस का प्रसार ज्यादा होता है, फैलता ज्यादा है तो तेजी से चढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा सेंसिटिव है, कम टेम्परेचर में ज्यादा फैले। सेंसिटिव मतलब कि जैसे गाय ले लो, भैंस ले लो, एगो बछड़ा ले लो नवका, एगो भैंस ले लो पुरन का। भैंस मार रहे हैं आए, ये कौन सेंसिटिव? बछड़ा मगर तनी छू दो आए, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव। ज्यादा सेंसिटिव मतलब सर जल्दी रिएक्शन देगा और कम सेंसिटिव मतलब लेट से रिएक्शन देगा। तो भैया गैस ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये जल्दी फैलता है और इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रसार इसका ज्यादा है। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। द्रव से हल्का होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करते हैं, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है अपनी अवस्था। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी,
की लिखता है रे, ए की बी की सी की डी। सर प्लीज 100 जीके ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा दीजिए, 100 जीके और 100 ऑनलाइन। हाँ करवा देंगे सर, बहुत जल्द करवा देंगे, काम चल रहा है। बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर हम सारे टेस्ट को अनाउंस करने वाले हैं ऑनलाइन मोड में, एक सप्ताह के अंदर। लेकिन सर हम जब तक कंटेंट नहीं बनाएंगे नए पैटर्न के हिसाब से, तब तक मेरा बैच नहीं आएगा। हम आएगा बैच, लेकिन सर जब तक नए कंटेंट के हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं आएगा। अब बता दीजिए सर जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता आंसर। बी फॉर बॉल, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सीएम है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा आयतन को स्थिर रखा जाए, वह क्या है? तो जब यह आयतन को स्थिर रखा, मतलब मेरे दोस्त वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब ये रिलेशन होगा, P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2। जब ये टेम्परेचर आए रिलेशनशिप में, सीधा हो जाएगा। अब बताओ 27 डिग्री सी, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सी इज इक्वल टू 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। पहले तो केल्विन में जरूर बदल देना। अब दाब को वैसे ही छोड़ दो, 75 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 27 डिग्री सी पर गैस का दाब 75 सीएम है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाए। तो भैया मान लेते हैं कि वो तापक्रम T2 इज इक्वल टू वाट है। अब P2 कह रहा है दुगुना हो जाए, मतलब 75 दूनी 150 सेंटीमीटर हो जाए, तो आयतन अस्थिर रखा जाए। तो बताओ वो क्या होगा? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। 27 डिग्री सी पर एक गैस का दाब पारे के दाब का 75 सीएम है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 सीएम है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा वह आयतन अस्थिर रखा जाए, वो क्या होगा? भैया जिस तापक्रम पर दाब दुगुना यानी 75 दूनी 150 हो जाएगा, वह तापक्रम क्या होगा? आंसर बता जल्दी से, आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? P1 का वैल्यू 75, P2 का वैल्यू 150, T1 का वैल्यू 300, T2 इज इक्वल टू वाट। खाली जो केल्विन में आएगा ये आंसर। जब देखो एक चीज का ध्यान रखना, बोलिए सुनाएगा, जब ये सर वैल्यू लेकर आएगा, ये वैल्यू जब भी लेकर आएगा, ये तापमान हमेशा केल्विन में लाना। तापमान हमेशा किसमें लाना? केल्विन में। और जो निकल कर आएगा वो भी केल्विन में, लेकिन ऑप्शन डिग्री सी में इसका प्रॉपर ध्यान रखना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताए यहां से काट दोगे, 75 दूनी 150, 3 दूनी 600, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 600 केल्विन। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ डिग्री सी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 600 माइनस 273, 600 माइनस 273 इज इक्वल टू 327 डिग्री सी इज द आंसर। 327 डिग्री सी इज द आंसर। आंसर 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 बता जल्दी से, आंसर क्या होगा? देखो एक दो चीज का ध्यान रखो मेरे दोस्त। अगर टेम्परेचर रिलेशन में हो तो 1/2 1/2 होगा। टेम्परेचर नहीं होगा रिलेशन में, 1/2 2/1 होगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरे दोस्त अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है तो रिलेशन होगा V1 बट्टा V2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2। और अगर मेरे दोस्त प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा, तो यहां टेम्परेचर नहीं है रिलेशनशिप में, तो ये P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V2 बट्टा V1 हो जाएगा। आंसर कितना आया रे? अरे आंसर कितना आया? ए की बी? बी फॉर बॉल इज द आंसर। आया? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में बदलना, और जो निकल के आएगा वो भी केल्विन में होगा, लेकिन डिग्री सी वाला आंसर डिग्री सी में फिर बदल के आंसर मारेंगे। निम्न से कौन सा विसरित नहीं होता? बता क्या होगा? चला, विसरण का गुण जो होता है ना, विसरण का गुण होता है सबसे ज्यादा गैस में। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। गैस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त ठोस में। ठोस में तो 0 होता है। ठोस में कितना होता है? 0। ये घुलता मिलता नहीं है। विसरण घुलने मिलने का गुण। सबसे ज्यादा कौन घुलेगा मिलेगा? गैस। उससे कम कौन? द्रव। और सबसे कम ठोस, एकदम 0। आंसर। अब मेरे दोस्तों बताओ, अगरबत्ती का धुआं गैस है, इत्र का वाष्प गैस है, धुआं गैस है। अब मेथी का पाउडर ठोस है, तो बताओ घुलेगा मिलेगा? एकदम नहीं, क्योंकि उसका सर विसरण 0 होता है। ठोस का विसरण 0 होता है। विसरण क्या है? घुलने मिलने का गुण। एक बात बताओ, गैस घुलेगा मिलेगा, द्रव घुल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन ठोस कभी ईटा रख दोगे वो केकरो में घुलेगा मिलेगा?
एकदम नहीं घुलेगा मिलेगा, जल्दी से अगर लिख लो, जल्दी से लिख लो। विसरण, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विसरण किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। विसरण घनत्व पर निर्भर करता, विसरण किस पर निर्भर करता मेरे दोस्त? घनत्व पर निर्भर करता। आंसर बता जल्दी से, आंसर की होगा, ना तो पिट्टू पिट्टू कर देंगे। ओए होए शर्मा गई क्या, नन्नी नन्नी आ गई क्या, उम्मा उम्मा। आंसर बता, न बताएगा पिटाई खाना है। आंसर बता जल्दी, की होगा? ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग। अगला, अगला क्या आंसर बता तो समझे, देखे तो और पिछवाड़े में कितना दम है। पता आंसर तो समझे। एक अंतरिक्ष यात्री, एकदम डरना नहीं है, चला मेरा सिर कभी नहीं डरेगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना। चला हम बोल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम अलग से डालते हैं। 16 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन रहेगा एनटीपीसी ओरिजिनल, और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम अलग से डाल देते हैं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। ओए होए, एगो सर अंतरिक्ष यात्री है, ये पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना, यानी एक अगर m है तो जकरा पर जा रहा है ओकरा में 3m है। तो कह रहा है यदि पृथ्वी पर उसका भार W = 60 न्यूटन हो तो भैया उस ग्रह पर कितना होगा? इस ग्रह पर तो ई भैया mg = 60 न्यूटन है, और उस ग्रह पर जाओगे तो mg या गुना 3 mg के जगह पर कितना हो जाएगा? 3mg। क्यों? क्योंकि m के जगह यहां 3m है, m के जगह यहां क्या है? 3m। तो भैया 3mg है तो mg का वैल्यू है 60, तो 3 गुना 60 = 180। ये हमेशा ध्यान रखना, जब 2 कंडीशन दिया हुआ रहे ना तो एक कंडीशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। देखो फिर से सवाल एक बार और, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यहां पर m है, यहां 3m है, तो कहता है उसका भार 60 न्यूटन है, उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा? तो भैया यहां 60 न्यूटन है तो इस ग्रह पर इसका वजन कितना हो जाएगा? 6 × 18 = 180। 6 × 18 = 180। आंसर, आंसर हो जाएगा 6 × 18 = 180। अगला, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है, बनाओ तो जाने m = 1200 केजी, 72 किलोमीटर/आवर के वेग से चल रहा है। उस पर ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाया तो अंतिम वेग 0, तब जो दिया हुआ है वो प्रारंभिक हो जाता है 72 किलोमीटर/आवर, यानी 72 गुना 5/18, 18 चौका 72, 4 पंच 20, यानी u = हो जाएगा 20 मीटर/सेकंड। 80 मिनट में विराम अवस्था में ला देता है। 80 मिनट यानी टाइम = हो गया 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 8 × 6 = 48, 480 सेकंड। 480 सेकंड। तो मंदन बल क्या होगा? मंदन बल कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, F बराबर तुमको पता है ma होता है, m a के जगह पर v - u/t होता है। अब जल्दी से बता दो, m के जगह पर हो गया 1200 = v - u/t, v का मान हो गया 0, u का मान हो गया 20, अब बटा t का मान हो गया मेरे दोस्त 480। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो जल्दी से, आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ये कट जाएगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? 12 चौका 48 की करेगा, हमरा नहीं होगा इतना कैलकुलेशन, हमरा से नहीं होगा। जल्दी बता। 12 × 12, 1 10, 12 चौका 48, 4 पंच 20, 10 पंच 50। आइए रहा है न्यूटन। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर? देखो जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? आंसर बना, खाली हार्ट भेजने से नहीं चलेगा काम। उस चला इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करो। बहुत आदमी को हम देखते हैं यूट्यूब पे भी आएगा मांगता है इमोशनली डायलॉग्स, इस सब से काम नहीं चलता है। एकदम प्रोफेशनल चला, पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हम तो चला हर यूट्यूब चैनल वालों से कहते हैं कि कम से कम 2-4 घंटे भी आप बच्चों के लिए फ्री क्लासेस लाइए ताकि बच्चे पढ़ सकें। जो भी यूट्यूब वाले हैं सर अपने अलग अलग कोर्स के लिए जो ला रहे हैं सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम बच्चों की तरफ से करते हैं सर कि कम से कम यूट्यूब पे आप फ्री क्लासेस लाइए। पता चला कि फ्री क्लासेस अगर आप नहीं दे रहे हैं और आपके पास सर वो सामर्थ्य है तो एकदम गलत बात है। आप हर हाल में दीजिए सर ताकि बच्चे उसका आनंद ले सकें, पढ़ सकें और उनका काम हो सके। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर?
50 न्यूटन मार रहा है। वेरी गुड। अगला का आंसर बता। ओए होए, अगला का आंसर बता जल्दी से। चला की होगा? उस जर्मन रसायन का नाम बताए। देखिए ये चला क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा घुमा के पूछ दिया है। उस जर्मन रसायन का नाम बता। जर्मन रसायन का नहीं, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 ईस्वी में त्रिक नियम तत्वों का त्रिकों का समूहबद्ध किया। बता। चला तेरा बहुत बार पढ़ा है। त्रिक नियम कौन दिया था? बता जल्दी से। के दिया था? त्रिक नियम के दिया? जल्दी बता दे। एकदम सॉलिड सॉलिड, एकदम बिना किसी टेंशन के जल्दी बताया कर। आंसर सबसे आना चाहिए। ये हम पढ़ाए हुए भी हैं, हर गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे जो भी पढ़ाते होंगे। जल्दी जल्दी बताव हो राजा, आंसर बता दो। ब्याह करा देंगे। चला एक और आंसर बता देगा तू। एक और आंसर बता देगा एकदम तुम समझ लो हम अपन ससुर के कसम खा कर रहे हैं तो और ब्याह करा देंगे। अब तू सोच रहा होगा कि अपन हो नहीं रहा है, हमर की करवाइएगा। वो सब बात नहीं है। हमर नहीं हो रहा है तो हर करवा देंगे। बाप रे, एक दो चला फोटो वो भेजने लगा है। एगो रात में फोटो भेजा, देखिए सारी लड़की ठीक है ब्याह कीजिएगा। अरे दानव जल्दी जल्दी बता आंसर। हमने बताएंगे, ये हमने बताएंगे, एकदम ने बताएंगे। तो कितनों कहेगा तो हमने बताएंगे। आंसर ही है दिमित्र इवानोविच मेंडलीफ। इसने सर आवर्त सारणी की खोज की। आवर्त सारणी की खोज की। आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो मौजले। आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो मौजले। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या दिया था मेरे दोस्त? अष्टक नियम। जल्दी से बता आंसर क्या होगा। बता 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 आंसर क्या होगा। तेरे बिन हम सबका कमेंट देख रहे हैं। चला तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, मेरा वादा है ये इरादा। बता जल्दी से क्या होगा। ईसर इसने दिया था 1800, जिसने 1817 में तत्वों के त्रिकोण को समूहबद्ध किया था। ईसर 1817 भी देता है। 1817 से 1829 इनका पीरियड कहा जाता है। लेकिन 29 होता है मेनली। न्यूलैंड ने दिया था 1863 में। और अगर हम सर इसकी बात करें तो 1869 में दिया था इन्होंने। और यहां अगर इसकी बात करोगे, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करोगे, 1913 में दिया था इन्होंने। जल्दी जल्दी लिख लो। उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जो 1817, वैसे 1829 दिया हुआ है कुछ कुछ किताब में। त्रिक समूहबद्ध किया था वो थे न्यूलैंड, सॉरी डेबोरिनर। डेबोरिनर ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मौसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। ये 4 लाइन तो तुरा याद रहना ही चाहिए। तो उन्हें तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में क्वेश्चन रहेगा ग्रुप डी में। अगला CaH2 का ऑक्सीकरण संख्या बताइए सर। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। CaH2 का ऑक्सीकरण संख्या, व्हाट इज द आंसर। CaH2 का ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े होंगे तभी निकाल सकते हैं। देखें के निकाल पाता है। देखें जल्दी जल्दी के निकाल पाता है। हम देखना चाहते हैं CaH2 का ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन है जो निकाल सकता है? जल्दी से निकाल के बताओ व्हाट इज द आंसर। जल्दी जल्दी निकाल के बताओ व्हाट इज द आंसर। की मार रहा है? मारो जल्दी से। की सब लिखते रहता है। जल्दी जल्दी आंसर मार। जल्दी जल्दी आंसर मार। जल्दी जल्दी आंसर मार। आंसर, व्हाट इज द आंसर। जल्दी जल्दी आंसर बता की होगा। हेलो, हाँ ना, ठीक बताइए आंसर। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। हम नहीं जानते। ये तो रस में बनेगा, पीटेंगे तुमको। CaH2 +1 की -1, ये एकदम लिखना। पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर चला 0। तुम सीखा होगा पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0। कैल्शियम का होता है 2,
अब प्लस जकर निकालना है और एक्स मानेंगे 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। आंसर देखो इतना आ रहा है क्या, क्या कराना है, माइनस आ रहा है कि प्लस, हम देखेंगे पहले तू लोग की मारा है। हाँ +2 आ रहा है, +2 आने वाले को पिटाया जाएगा, एकदम पीट देंगे, तोरा पीट पीट के तोरा जान ले लेंगे। आंसर बता की होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? CH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी मेरे दोस्त -1। अगला, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बता, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बता। जब ये चला प्रोप है तो 3 गो होगा, आंसर मार दो, एक ना का सोचना है। ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे दोस्त एनटीपीसी का। अगर प्रोप की बात करेगा तो 3 मार देंगे, ब्यूट की बात करेगा 4 मार देंगे, 3 होगा तो इथ, 2 होगा तो इथ, 1 होगा तो मीथ। आपको सबको पता है 1 होगा तो मीथ, कार्बन का मान 1 होगा तो मीथ, कार्बन का मान 2 होगा तो इथ, कार्बन का मान 3 होगा तो प्रोप, कार्बन का मान 4 होगा तो ब्यूट, कार्बन का मान 5 होगा तो पेंट, कार्बन का मान 6 होगा, कार्बन का मान 5 तक याद रखो ना, इतने से काम चल जाएगा, उतना काहे घूमना फिरना है। ये एकदम इतने से चला बन जाएगा, एकरे से चला बन जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता। जब ये प्रोप का 3 मार दो, प्रोपेन, 1 होगा तो मीथ, 2 होगा ईथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट। आइसोब्यूटेन, चला इसको लिखेंगे आइसोब्यूटेन नहीं आइसोब्यूटेन। तो देखो एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन बोले तो C4H10 सबको पता है, लेकिन मेरे दोस्त एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, और एक होता है मेरे दोस्त आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन की अगर हम बात करें, इसका संरचना होता है ऐसा, सब जगह हाइड्रोजन। देखो क्या मामला है, क्वेश्चन कितना बढ़िया से अच्छे तरीके से खाली वर्डिंग को चेंज कर दिया है और कितना बढ़िया से पूछा है संस्कारी तरीके से, ऐसे। और आइसोब्यूटेन की अगर बात करोगे तो ऐसा, ये ब्रांचिंग होती है उसमें, ये ऐसी ब्रांचिंग होती है। देखो लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C4H10। तुम गौर से पढ़ गिनो, दोनों में C4H10 होगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन आंसर, C4H10 ब्यूटेन आंसर, C4H10 ब्यूटेन आंसर। आइसोब्यूटेन कहे नॉर्मल ब्यूटेन कहे, आंसर C4H10 होगा। होगा 4 दूनी 8 दूध 10, बाद बाकी नहीं होगा। 4 दूनी 8, एल्केन ये एल्कीन है, ये ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन है, क्या है मेरे दोस्त? ब्यूटीन है आंसर। C4H10 है तो ब्यूटेन है। बता आंसर की होगा, नहीं बताएगा तो पीटेंगे तुमको। अगला 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 का आंसर बता, अगला का आंसर बता मेरे दोस्त। अगला का आंसर डाल्टन CO+H2 पूछने सोचना है एकरा में। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण के पर लागू होता है? वो CO+H2 के लिए लागू होता है। और आंशिक दाब का नियम है क्या? ये कहता है कि अलग अलग दाब जो है समतुल्य दाब के बराबर होगा, अलग अलग दाब जो है वो समतुल्य दाब के बराबर होगा, समतुल्य दाब के बराबर होगा, समतुल्य दाब के बराबर होगा, समतुल्य दाब के बराबर होगा। अलग अलग दाब जो होगा वो समतुल्य दाब के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल P1 + P2 + P3 जो होगा वो डॉट डॉट P के बराबर, P टोटल के बराबर होगा। यही कहता है अलग अलग दाब जो होगा वो समतुल्य दाब के बराबर होगा, अलग अलग दाब जो होगा वो समतुल्य दाब के बराबर होगा। किसके लिए लागू होता है? CO+H2 के लिए लागू होता है। इसको सर याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और ये क्या है मेरे दोस्त? इसको कहते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, इसी को कहते हैं मेरे दोस्त भाप अंगार गैस आंसर। भाप अंगार गैस बोलो, या इसी को बोलते हैं जल गैस, इसी को बोलते हैं जल गैस या भाप अंगार गैस।
आंसर। अगला में चलते हैं। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन। चला सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास, खूब मन लगा के पढ़ेंगे हम लोग और तब ना हम लोग जीतेंगे मेरे दोस्त। अर्जुन है तू मेरा, तुझे करनी है दुर्योधन पे फतह। हे अर्जुन, एकदम कोई भी बकवासगिरी नहीं, तेरा ध्यान एकदम मछली पे होना चाहिए। ग्रुप डी का जो डी है ना मेरे दोस्त, इसमें तेरा ध्यान लगना चाहिए, सिर्फ तुमको ये दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ बात है। जल्दी बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 15? जल्दी जल्दी बताएगा प्यारा बच्चा, आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, आंसर। रोने से काम नहीं चलेगा, तू मेरा शेर है, आंसर बता। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से एक असत्य कथन की पहचान कीजिए। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गैस अत्यंत सूक्ष्म समरूप गुणों से निर्मित होता है, एकदम सही है। गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, एकदम गलत है। आकर्षण बल जो सशक्त होता है मेरे दोस्त, आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। सबसे कम ठोस, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। आई कह रहा है सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। एकदम गलत है। गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, एकदम गलत है। गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। सबसे सशक्त आकर्षण बल होता है ठोस में, एकदम पूरा जकड़ ले रहता है, तो उससे कम द्रव में, गैस के तो फुहारे उड़ता है। तो यही मिल गया तो यही आंसर मार दो, और कहां जाएगा खोजने, बाकी सब सही होगा। कहां जाओगे मेरे दोस्त खोजने? आ चुका है सर न्यूमेरिकल का बैच, कल से है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, न्यूमेरिकल नए हैं वो जान लें, न्यूमेरिकल का बैच सर कल से है, और मात्र 99 रुपया में आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मिलने जा रहा है, मात्र 99 में। और कल इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी 10 बजे से 10 से 11। नया ऐप है, नए ऐप में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आस ऑफिशियल करके ऐप है, आप सर इसको नोट डाउन कर लें, AASHOFFICIAL, आस ऑफिशियल, AASH। ये हमारा सर नया ऐप है, आस ऑफिशियल। बहुत लोग सर स्पेलिंग गलती कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। आस ऑफिशियल आप मारिएगा, आपको मिल जाएगा। और कल 10 बजे से हम न्यूमेरिकल ला रहे हैं चैप्टर वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज भी। थ्योरी भी आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सर चलेंगे चैप्टर वाइज में। अगर आपको लगता है कि 4-5 नंबर के कारण मेरा काम गड़बड़ाएगा, न्यूमेरिकल हमने नहीं पढ़ा है और लास्ट में थोड़ा थोड़ा के लिए प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस बैच को सर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फी है 99 रुपया, मात्र 99 रुपए में लगभग 2 महीने सर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सर जरूर जुड़िए, और एग्जाम अगर आ गया तो कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। एक और आंसर बता चला, तब सैटरडे संडे भी लगा देंगे। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। देखो क्वेश्चन को कितना गड़बड़ा दिया है। चला कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये परमाणु का सिद्धांत किसने दिया ये पूछ रहा है। कहता उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। ये मेनली परमाणु सिद्धांत की बात कर रहा है। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? 16 का आंसर क्या बताएगा? क्वेश्चन देखो घुमा दिया है एनटीपीसी वालों ने। एनटीपीसी वालों ने सर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दे जल्दी से क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जॉन डाल्टन। एकदम परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया था। प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट, सर अस्थिर अनुपात का नियम दिया था। अस्थिर अनुपात का नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने। लेबोवियर सर फादर ऑफ रसायन, रसायन के पापा, रसायन के पिता कौन थे? लेबोवियर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने सर पहला परमाणु सिद्धांत दिया। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है।
पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? पहला परमाणु सिद्धांत मेरे दोस्त रदरफोर्ड ने दिया। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया मेरे दोस्त? रदरफोर्ड ने दिया। आंसर। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए। जॉन डाल्टन था। प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। लेवोजियर ने रसायन का पिता। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसको पहला परमाणु सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, इधर उधर तुमको टहला रहा है। टहलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी के जीव के उद्गम हुआ है लगभग है या है या है? सर एकदम ध्यान रखना, 3 3 6 3 9 गो जीरो होगा। कहेगा पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था कितना? 9 गो जीरो पर उतना वर्ष पूर्व हुआ था। 9 गो जीरो सर उतना वर्ष पूर्व हुआ था। ये सर याद रखना होगा। एक ट्रक तथा एक कार, देखो ये पूछ दिया क्वेश्चन, एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने में बल प्रयुक्त होता है। कितना बार? 2 बार, हम कम से कम 2 से 3 बार पढ़ाएं। बता क्या होगा? एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील होगा, दोनों समान दूरी तय करेगा। आंसर एकदम। कार ठहरने के पूर्व लंबी दूरी, ट्रक ठहरने के पूर्व लंबी दूरी, दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी। आंसर सी फॉर कैट। मारा कि नहीं? एक रहा मारा नहीं, पीटो ने इसको, क्वेश्चन को पीटो। गतिज ऊर्जा समान रहेगा, दोनों ठहरने से पहले समान दूरी तय करेगा। गतिज ऊर्जा समान रहेगा, दोनों ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेगा। आंसर बता दे जल्दी से, क्या होगा? ए की बी की सी। अगला, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। ई क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड ने चला टफ कर दिया। गुरुत्व केंद्र लेकिन हम पढ़ाए हुए हैं। उत्प्लावन का केंद्र कहां होता है मेरे दोस्त? गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है कि नीचे स्थित होता है? देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना, उत्प्लावन का केंद्र जो होता है वो गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। ये होता है उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र, और ये होता है मेरे दोस्त गुरुत्व केंद्र। इसको ध्यान में रखना, गुरुत्व केंद्र। और ई दोनों के बीच में होता है मेरे दोस्त द्रव्यमान केंद्र, किसी भी वस्तु में। अब क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन बना लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। उत्प्लावन केंद्र सबसे ऊपर, उससे कम नीचे द्रव्यमान केंद्र, और सबसे नीचे गुरुत्व केंद्र। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। इसको एक बार देख लो बढ़िया से, और इसको नोट कर लो। देखो नहीं, नोट कर लो तब काम होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चला जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। सबसे ऊपर उत्प्लावन केंद्र, उसके नीचे गुरुत्व केंद्र, और सबसे बीच में होगा द्रव्यमान केंद्र। आंसर क्या होगा? उत्प्लावन का केंद्र होता है हमेशा गुरुत्व केंद्र के ऊपर, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। अब चला दे दिया, गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। बता आंसर क्या होगा। चला, ये होता जरूर है लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। ये जो है ना मेरे दोस्त, ये फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि भैया कितना घनत्व वाले में है। ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितना घनत्व वाले में है। इसलिए सर ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर सही है लेकिन ये सेकंड आंसर होगा। इसका आंसर होगा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। जितना पानी विस्थापित करेगा उसके केंद्रक के संपाती होगा। ये फिक्स है लेकिन ये वेरिएबल है। ये आंसर सही है लेकिन ये सर होगा नहीं। आंसर इसका सही होगा बी नंबर। बी नहीं रहेगा तो सेकंड आंसर ये हो जाएगा। विस्थापित द्रव, जितना सर कोई भी पानी अगर डालेंगे ना, हम किसी भी पानी में अगर किसी चीज को डालेंगे, लकड़ी को डाल देंगे, तो जितना पानी वो विस्थापित करेगा उसका जो केंद्रक होगा उसके संपाती होता है। मतलब ये हुआ कि ये अगर हमने ये कोई वस्तु डाला और इतना हमने सर विस्थापित कर दिया, तो ये जो होगा ना, ये इसी के केंद्रक, यही केंद्र है, इसके संपाती होता है। विस्थापित जल के आयतन के संपाती होता है। चला थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और सेकंड आंसर हो जाएगा बी। बता ई मारो तो समझे। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं, बता जल्दी से आंसर क्या होगा। अरे बाप रे बाप मेरे दोस्त, ये जो गैस कहता है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल, ये पात्र की दीवार पर लगाया गया जो बल होगा, ये जो बल होगा, बल हमेशा सर संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। आपको अगर नहीं पता है तो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है।
बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती है, और ये न्यूटन का दूसरा नियम है मेरे दोस्त, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, यही सेकेंड लॉ है। देखो ये क्वेश्चन कितना घुमा दिया है, पलटी मार दिया। चला हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चल पहले क्वेश्चन से जुड़िए, जो नहीं जुड़ते हैं, अगर एनटीपीसी के सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को बना जाना है साइंस का ग्रुप डी से पहले, तो अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए जुड़िए सर। 7:35 या से 40 मिनट के बीच में हम आते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं भी आ पाते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। सप्ताह के 7 दिन क्लास चलता है, एक आध 2 दिन हम सर नहीं भी आ पाते हैं। एक दिन होता है ऐसा जब हम नहीं आ पाते हैं, जब कोई मामला फंस जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये नहीं कि गरिया देना है धौर के, उस दिन शेड्यूल नहीं लगा हुआ रहेगा, ये शेड्यूल हट जाएगा, समझ लेना कि आज क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन चला हम तो अभी तक ले रहे हैं, तो एक आध अभी तक में 204 सेट अगर हम लिए हैं सर, शायद 204 या 205वां होगा, इसमें से मुश्किल से 10 क्लास एब्सेंट नहीं होगा जब से ले रहे हैं। और अब तो सप्ताह के 7 दिन कर दिए, सैटरडे संडे भी पढ़ाते हैं, 8:10 खाली टाइम होता है सैटरडे संडे का। बता आंसर की होगा। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल है, गैस के अणुओं के बल के अणुओं पर लगने वाला जो बल होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। बता आंसर क्या होगा। लगाया गया बल जो है संवेग में परिवर्तन की दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ये सर डी नंबर कहता है पात्र की दीवार पर चिपक जाएगा। बताओ तो कोई भी द्रव अगर होगा वस्तुतः किसी गैस द्वारा, बताओ गैस अगर पात्र से कोई सिलेंडर से चिपकेगा तो क्या बहेगा, तो क्या उसमें चिपक जाएगा? ये गलत है। कि गति ऊर्जा का क्षय होता है, एकदम नहीं होता है। कि दीवार की ओर त्वरित होता है, एकदम नहीं होगा। कि दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन के दर के अनुपातिक होता है, यानी समानुपातिक होता है। ये सेकंड लॉ है। आंसर बता जल्दी से क्या होगा। चला बहुत अच्छा क्वेश्चन जो भी पूछा ना सब तो हम पढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, लेकिन उसके लिए तुमको रेगुलरली आना होगा। और एनटीपीसी का भी जितना न्यूमेरिकल सर पूछा है वो भी हम सर ऐड कर दिए न्यूमेरिकल वाले बैच में, वो भी पढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कोशिश कीजिए सर जोड़ने का, कभी कभार चला एब्सेंट होकर आना नहीं है।